Very much, Honourable Speaker. I'm afraid, sir, this is a genuine problem. It has even affected our country's reputation abroad because spurious drugs have been sold. There were also reports that the army is receiving goods of substandard quality from many of our pharmaceutical manufacturers. So the real issue is a lack of credible central standards to actually inspect these firms. My own state of Kerala, sir, 90% of the drugs sold in my state are from other states. But we have no common central standard to evaluate the quality of the drugs that are coming. If there is a case, sir, you won't believe it, under the Act of 1940, you have to get the details about the constitution of the manufacturing and marketing companies in order to file a formal complaint in court. There is no central database, no central pool for obtaining these documents. We have to send letters to the drugs controller of the states or the union territory in which the manufacturer is located. Then, if there are no answers, an investigative officer has to be sent to Uttarakhand or Himachal or somewhere else to physically pick up the documents. 90% of the time, we don't get the documents, sir. The problem is, what can the central government do about ensuring central standards, creating a common database to which state governments can have access, and thereby creating a central regulatory environment that protects the country's reputation from spurious drugs. Thank you very much. सबसे पहले तो बात कंट्री की रेगुलेटरी सिस्टम की रेपुटेशन के बारे में, मैं इसके बारे में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगी सर। आज हमारे कंट्री का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है, जो नेशनल रेगुलेटर है सर, हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो है वो आज दुनिया के 13 देशों में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा सर WHO ने अभी NRA रीबेंचमार्किंग की थी, जिसमें जो इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO है, उसके मैच्योरिटी लेवल 3 विद हाईएस्ट मार्क्स इसको रिटेन किया है। सर आज इंडिया अफिलिएट मेंबर है इंडियन मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का, विच इज ए कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स। अभी रिसेंटली सर हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज 19 कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में हमने होस्ट किया है। ये हमारी इमेज है, ये हमारी रेप्यूटेशन है। जहां तक हमारे ड्रग सेफ्टी और ड्रग सेफ्टी या ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात है सर, हम पहले तो हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस करते हैं सर, जो जॉइंट इंस्पेक्शन होते हैं, जिसमें CDSCO के ऑफिसर्स भी होते हैं, जोनल सब जोनल ऑफिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी ऑफिसर्स के अफसर भी होते हैं, और इन जॉइंट इंस्पेक्शंस की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, गाइडलाइंस रहती हैं, जिसमें इंस्पेक्शन की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या टेस्टिंग लेबोरेटरीज इनके इंस्पेक्शंस हम करते हैं ताकि हम देखें कि वहां पे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेटली हमने सर अपने शेड्यूल M को भी रिवाइज किया है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और स्टेप्स हमने लिए हैं सर, हमने ड्रग्स के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया है प्राइमरी पैकेजिंग पे, सेकेंडरी पैकेजिंग पे, ताकि उसका हम ऑथेंटिफिकेशन कर सके। हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया है ताकि हम ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर सके। और जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आए हैं 850 करोड़ की सर। इस स्कीम के अंतर्गत हमारी जितनी भी स्टेट्स के अंदर भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, हम नए टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित कर रहे हैं, पुराने एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो हमारे ड्रग रेगुलेटर्स ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 753 करोड़ हम रिलीज कर चुके हैं। नई हमने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की है इंदौर में, भुवनेश्वर में। तो हम सारे काम कर रहे हैं, हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन भी बढ़ रही है, ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी के लिए हम कदम उठा रहे हैं, और ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी लगातार हम कदम उठा रहे हैं। श्री सौमित्र खान। सर, मेरे को जो जानने की इच्छा है, पश्चिम बंगाल में आप जो नेशनल हेल्थ मिशन का अंडर में आपका नेशनल केंद्रीय आरोग्य मंदिर बनाया, तो कितने हमारा पश्चिम बंगाल में कितने सारे आपका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया केंद्र सरकार का सहयोगिता में, और हमारा एक म्यूनिसिपलिटी एरिया सेनामुखी, वहां पे अस्पताल बन सकता है क्या नहीं है?
अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न हमारा ड्रग रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, CDSCO से जुड़ा हुआ है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा वो NHM से रिलेटेड है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अलग से NHM के तहत प्रश्न उठा सकते हैं। और बाकी सदन की जानकारी के लिए, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना कहना चाहती हूं कि NHM के तहत जो भी प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं वो स्टेट PIPs के जरिए प्राप्त होते हैं। तो माननीय सदस्य के क्षेत्र में उनके राज्य का कोई सुझाव है स्टेट PIPs के जरिए, वो हमारे NHM को भिजवाएं यहाँ पे सेंटर में, तो हम उसे अप्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 305, डॉक्टर D. पुंडेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 305 सर। माननीय मंत्री जी। From the table of the House. Honorable member. Sir, in the reply given, it has been mentioned that the incidences of TB has come down by 17.7% since 2015, sir. This is a remarkable achievement for sure, and I would like to congratulate the Honorable the Union Health Minister Nadda ji and Anupriya Patel ji in actually achieving this success. Having said that, sir, despite this progress, there are certain high-risk populations, such as the urban slum dwellers, the tribal population, and also people who are exposed to hazardous occupations like people engaged in mines and also the construction workers, sir. And they face the disproportionate TB burden in our country. Sir, the minister in his reply earlier had mentioned that they have engaged mobile health vans and also handheld screening machines to actually reach out to the people. But sir, we need to understand that the tribal population live in very difficult terrains and are far-flung. So my question would be as to how successfully have these mobile vans and the handheld TB screening machines reached the tribal areas, sir? And what are the measures taken to bring in awareness, to improve awareness in the tribal people, because they go by traditions and they do not believe in the modern technologies and interventions? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में बहुत विस्तार से 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन के बारे में बताया था. Under this campaign, our special focus was on the vulnerable groups. Vulnerable groups include many kind of people, the PLHIVs, the alcoholics, the smokers, the people living in old age homes, asylums, orphanages, and even tribal communities. So we specially deployed the Nikshay Vahans, these mobile medical vans which were equipped with the screening and diagnostic machinery and equipments which could reach out to the most remotest areas, the vulnerable population, the tribal groups, and we screened them, and we have been able to screen a large number of people. I just quoted the figure. My senior minister said 11 crore people have been screened under this 100 days effort. So no stone has been left unturned to reach out to our tribal population, and our frontline health workers are working at the grassroots level to increase awareness, sir. We are also involving the community because we understand alone government cannot make this happen. So community involvement is also been given a lot of emphasis, and now community engagement, it has become a Jan Andolan. So awareness is not really an issue. जल्दी किया करें, बहुत लंबा करते हैं. Made great strides in TB control. Multi-drug resistant TB is still a challenge for us in our country, sir. So my question to the Honorable Minister would be, what are the strategies that the government is implementing to ensure better treatment adherence? Because largely, sir, these people who are undergoing treatment tend to discontinue it because of the long periods and also because of logistic problems that they face. So what are the measures that the ministry is undertaking to ensure that there is better treatment adherence? And also, sir, would this include digital treatment monitoring and community-based interventions as well, sir? Sir, MDR TB patients ke liye, we have introduced, we earlier had a treatment regimen which was for a longer duration, 9 to 11 months. But recently, we have come up with an even more short duration regimen
which is only for 6 months. So it is shorter, it is safer, it is efficacious. It is called BPAM. My Honorable Senior Minister has already explained, sir. And we are maintaining good amount of drug stocks, and we are also tracking and monitoring so that drugs in sufficient quantity are always available. We have also enhanced the number of the MDR TB treatment centers in the country from 126 to 826. श्री गुरजीत सिंह औजला। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा आपके जरिए मंत्री जी से सवाल है कि बॉर्डर एरिया में अमृतसर में जो हॉस्पिटल है टीबी का 1937 का बना हुआ है, देश की आजादी से पहले का, 100 का प्रावधान है बेड का वहां, लेकिन सर हालत बहुत पतली है, गरीब लोग ज्यादा वहां आते हैं। मेरा सवाल यही है कि टीबी की दिक्कत बॉर्डर एरिया के क्योंकि डेवलपमेंट कम है, सर सरकार कोई प्रावधान कर रही है कि ऐसे हॉस्पिटल जो बॉर्डर एरिया में है, जो देश की आजादी से पहले नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हॉस्पिटल है सर उसके लिए सरकार को ध्यान देगी, उसके प्रोफेसर भी कम है, फैकल्टी भी कम है सर। थैंक यू। मंत्री जी हाँ। एक स्पेसिफिक अस्पताल के बारे में आपने पूछा है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वो मुझे लिख कर दे, मैं इसके बारे में जानकारी कर लेती हूं, और इसमें जो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है वो हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 306 डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा कालगे। माननीय मंत्री जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 306 सर। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं किलकारी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लातूर में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में किलकारी कार्यक्रम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, उसकी संख्या कितनी है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, मैं किलकारी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। किलकारी कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हमने 2016 में की। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, सवाल मंत्री जी से पूछा था, स्पीकर से नहीं पूछा था। चलो